Hello everyone, we are going through with the dual nature of matter radiation, and today we are in dual nature of matter radiation. We are going through with the Heisenberg's uncertainty principle. This is very important principle. Last lecture we have studied about what? Dual wave nature of matter, और उसके बाद हमारा क्या टॉपिक आ रहा है? Heisenberg's uncertainty principle. समझते हैं क्या होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है और क्या करता है. तो इट इज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इट इज एप्लीकेबल या इट अप्लाइज ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. किसके लिए एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. माइक्रोस्कोपिक बॉडीज क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बेसिकली वी विल टॉक अबाउट व्हाट? इलेक्ट्रॉन. तो ये माइक्रोस्कोपिक के लिए सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है. दूसरा क्या करता है? इट इज यूज टू कैलकुलेट द probabilities for where things and how they will behave. तो क्या बताता है? It is used to calculate the probabilities for where things and how they are behaving and how they are what? Behaving. तो कहाँ पर कोई चीज है और वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं. अनसर्टेनिटी मतलब नॉट श्योर, मतलब एक चीज ठीक हो दूसरी चीज क्या हो? अनबैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है इसके अंदर. तो इसका प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं. प्रिंसिपल है, इट सेज दैट वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम. ठीक है, ये क्या बताता है कि हम एक साथ वी कैन नॉट मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? एक साथ. इसने बताया कि अगर कोई एक पार्टिकल है उसका एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन मेजर करना और एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर करना पॉसिबल नहीं है. तो क्या बताया इन्होंने? अगर कोई पार्टिकल है उसका एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एट अ सिंगल टाइम. हम इसको समझते हैं. इसको समझने के लिए मैंने क्या ले लिया? पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिखा कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली. तो हम किसी चीज एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ नहीं निकाला जा सकता. अभी कैसे नहीं निकाला जा सकता इसको हम समझेंगे. पहले हम समझते हैं इसका स्टेटमेंट. अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो मोमेंटम को हमने पी से डिनोट करना है. लेटर किससे डिनोट करना है? पी से. और पोजीशन को हमने किससे करना है? एक्स से. अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर एरर एनालिसिस. अगर किसी चीज में एरर होता है तो उसको हम इस लेटर से लिखते हैं डेल्टा. तो डेल्टा एक्स इज व्हाट? एरर इन पोजीशन. डेल्टा पी इज व्हाट? एरर इन मोमेंटम. तो हाइजेनबर्ग ने दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? पोजीशन. एरर इन पोजीशन प्रोडक्ट ऑफ इंटू व्हाट? एरर इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. व्हाट इज h? प्लैंक कांस्टेंट. हम पिछले लेक्चर पढ़ चुके हैं h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट. अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो क्या मैं डेल्टा p को लिख सकता हूं m डेल्टा v, क्योंकि मास में तो कोई वेरिएशन हो नहीं सकता. किसमें होगा? वेलोसिटी में. तो मैं उसको यहां पर चेंज कर रहा हूं. तो क्या आ गया मेरे पास में? m डेल्टा v. इधर क्या है? डेल्टा x. तो अगर हम देखें m को भी हम नीचे ले सकते हैं तो एक नया कांस्टेंट इंटू डेल्टा p. डेल्टा x व्हाट? एरर इन पोजीशन. डेल्टा p इज व्हाट? एरर इन मोमेंटम is always greater than equal to h upon what? 4 pi. लोगों के पास में एक बड़ा, लोगों ने सोचना शुरू करा कि हो सकता है उनके किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो, इस खातिर से ऐसा हो सकता हो. तो लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बनाया. मिसकंसेप्शन ये बनाया कि अगर हो सकता है कि मेरे पास में एक अच्छा सा डिवाइस हो जो कि क्या कर सके? डेल्टा एक्स को बहुत एक्यूरेट मेजर कर सके, और एक बहुत अच्छा सा डिवाइस हो जो क्या कर सके? डेल्टा पी को मेजर कर सके. तो फिर एरर आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, या वो एरर एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा. लेकिन ये गलत था. तो इस चीज को जिसने सही से बताया कि ये कहाँ पाया जाता है, तो इसको हमने पढ़ा था पीछे वाले टॉपिक में, दैट इज वेव नेचर ऑफ मैटर ने. क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि हर चीज के साथ में ये एरर क्या होता है? एसोसिएट होता है. इसको आप खत्म नहीं कर सकते. हर चीज के साथ में एक तरीके से एरर क्या होता है? एसोसिएट होता है. और क्वांटम फिजिक्स ऑफ व्हाट? मैटर ने बताया. अगर हम देखें तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स या एक मैटर वेव नेचर को बिहेव करता है, तो अगर किसी मैटर के वेव नेचर को हमें करना है, उसकी स्टेट को पता करना है, तो हमको उसके वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में पता होना चाहिए? वेव फंक्शन. और उसको हम जनरली लेटर फाई से नोट करते हैं. किससे नोट करते हैं? फाई. पढ़ेंगे आप लोग इसको. अब हम समझते हैं कि कैसे हम एग्जैक्ट
मोमेंटम अगर पाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन नहीं पता चलेगा, और एग्जैक्ट पोजीशन पा लेंगे तो मोमेंटम नहीं पता चलेगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हम बात कर रहे हैं अभी डेल्टा पी को एक्यूरेट के लिए, मतलब एग्जैक्ट के लिए, या डेल्टा पी हमें क्या चाहिए, करेक्ट चाहिए, बिल्कुल करेक्ट चाहिए। तो हम देखते हैं, हमने एक वेव ली जो कि इस तरह से चल रही है, तो इस वेव का वेवलेंथ क्या होगा, ये होगा, और अगला वेवलेंथ कितना होगा, ये होगा, मतलब इसका वेवलेंथ थ्रू आउट द सिस्टम विल बी व्हाट, कांस्टेंट। तो ये इसका क्या है, वेवलेंथ है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमें दिया गया था कि दैट इज लैम्डा और that is relationship what, wavelength and momentum given by what, de Broglie, and the relationship is what, that is lambda is equal to h upon p, or we can also write p is equal to h upon what, lambda। देखिए इस वेव के लिए लैम्डा कैसा है, कांस्टेंट है, लैम्डा कैसा है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट विल बी व्हाट, सेम। तो यहाँ पर हमको p कैसा पाया जाएगा, कांस्टेंट पाया जाएगा, और अगर p कांस्टेंट होगा तो एरर कितना होगा, ऑलमोस्ट जीरो या जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी को हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसी वेव को ध्यान से देखिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका पोजीशन कैसा होगा? वी कैन नॉट से, बिकॉज दिस वेव इज यूनिफॉर्मली और डिस्टर्ब इन व्हाट, अ स्पेस। Here the position is this, here the position is this, here the position is this, here the position is this. तो position is continuously what, varying। तो हमने पाया कि पोजीशन तो हमने क्या करा, हमने डेल्टा पी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, लेकिन डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो इसके लिए हमारा डेल्टा एक्स कैसा हो गया, अनसर्टेन हो गया। आप अगर डेल्टा पी को करेक्ट करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट था एग्जाम्पल फर्स्ट, अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड हम क्या चाहते हैं, हम डेल्टा एक्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि डेल्टा एक्स हमारा कैसा हो जाए, ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाए। तो उसके लिए हमने एक वेव कुछ इस प्रकार से बनाई। अच्छा, इस तरीके की वेव को बनाने के लिए हमें क्या, इसको हम लोकलाइज वेव करते हैं। ऐसी वेव तभी बनती है जब बहुत सारी वेव्स का क्या हो, सुपरपोजिशन हो। बहुत सारी वेव्स का क्या हो, सुपरपोजिशन हो। ये हो गई, फिर ये हो गई, अलग अलग वेव्स, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर इन सभी वेव्स को हम क्या करें, सुपरपोजिशन करें। क्या करें हम लोग, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है कि एडिंग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वेव्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास में वेवलेंथ कितना पाया गया, लैम्डा 1। यहाँ पर वेवलेंथ कितना पाया गया, लैम्डा 2। यहाँ पर वेवलेंथ कितना पाया गया, लैम्डा 3। तो हो सकता है इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा 1 हो सकता है इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा 2 हो सकता है इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा 3 हो सकता है इन दोनों का सम हो या कुछ और हो। तो यहाँ पर क्या पाया गया, यहाँ पर जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी उतना ज़्यादा वेरिएशन किस में आएगा, डेल्टा पी में। क्योंकि अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो क्या होगा, पी चेंज होगा। तो ये क्या होगा, पी यहाँ पर कैसा होगा, तो डेल्टा पी क्या होगा, यहाँ पर अनसर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। कौन, डेल्टा पी। तो इस तरीके से पाया जाता है कि अगर आप डेल्टा एक्स को कांस्टेंट कर रहे हैं तो डेल्टा पी अनसर्टेन हो जाएगा, और डेल्टा पी को कांस्टेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसको मैंने वेव नेचर के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश करी है आपको। और फ्यूचर में आप इस वेव को, जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे बीएससी एससी में, देखेंगे किस तरीके से बहुत सारी वेव का सुपरपोजिशन होकर इस तरीके की एक वेव बनती है। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट, हाइजेनबर्ग्स uncertainty principle. It is a very small. The deviation in Germer experiment. और इसमें ये एक्चुअल में आया कहाँ से, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग से पहले हमने जो पढ़ा था, जिससे पहले हमने हाइजेनबर्ग पढ़ा, उससे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने वेव नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था। और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू निकाल के दिखाई थी, दैट इज इन नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली इट इज व्हाट, इन व्हाट, नैनोमीटर। और इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, एच अपॉन पी, और इसको हमने आगे सॉल्व करा था तो ये आया था फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। हमने पिछले लेक्चर में अपने ड्राइव करा है, दैट इज 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। किसके लिए बात करी थी हमने, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये इन्होंने
एक थ्योरी दी थी। ये क्या दिया था इन्होंने? एक थ्योरी दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अंडर रूट वी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इन नैनोमीटर। ये किसमें था? नैनोमीटर में। हमने ड्राइव करा है पिछले लेक्चर में। अब ये थ्योरी थी, तो थ्योरी को ऐसे नहीं माना जाता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता? हमने फिर 11th में पढ़ा कि कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको हम अप्रूवल देते हैं। तो उसके लिए कई सालों बाद में डेविएशन एंड जर्मर, 2 लोग थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करा। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में इतने पोर्शन को, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा पोर्शन इनका कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। पहले इस पोर्शन को समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रॉन की एक हाई इंटेंसिटी की बीम जा सके, पार हो सके, निकल सके। तो ऐसा सिस्टम हमने बनाया है। यहां पर इन्होंने क्या करा, एक टंगस्टन वायर को कोट करा बेरिलियम ऑक्साइड से। और जब टंगस्टन इसलिए जिससे हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट आउट ना हो, और बेरिलियम इसलिए लगाया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो जो इसको हाईली टंगस्टन वायर को बेरिलियम ऑक्साइड से कोट करके उसका एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से और दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया और अर्थ कर दिया। तो लो टेंशन, बहुत छोटी सी बैटरी लगाई है, सेल लगाया है, लो टेंशन। और यहाँ पर क्या करा, एक हाई टेंशन बैटरी जोड़ी। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो होगा क्या? यहाँ पर कैसा टर्मिनल है? प्लस। तो ये एक प्लस हो गया और इधर कैसा हो गया? माइनस हो गया। लेकिन ये प्लस वाला है, ये एक फोर्स लगाएगा E इंटू वी, एनर्जी लगाएगा E इंटू वी, जिसके खातिर आप जानते हैं पोटेंशियल के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पीछे पड़ चुके हैं आप लोग, E इंटू वी निकल के आती है, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फैलेंगे, इधर उधर जाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्यूब ली इस तरीके से, उस ट्यूब के अंदर एक फाइन सा होल कर दिया, बहुत पतला सा होल कर दिया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन, ये बहुत लंबी ट्यूब है, जो भी इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं वो तो इस ट्यूब से टकरा के क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, और रेस्ट कहाँ जाएंगे? सीधे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की बीम होती है। ये आगे, ये तो इलेक्ट्रॉन गन होता है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम एक निकल के क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है। अब इसमें ये क्या है? ये एक जो उसके एटम्स किस तरीके से हैं ये बनाया गया है, और जो गैप है उन एटम्स के बीच में उसको स्मॉल d से लिखा गया, उसको कहते हैं इंटर एटॉमिक गैप। इसकी वैल्यू होती है। तो ये होता है इंटर एटॉमिक गैप होता है। यहाँ पर एक स्कैटरिंग एंगल होता है जिसपे ये इलेक्ट्रॉन पड़े और उसके बाद ये बीम आके निकल क्रिस्टल के पड़ी, लेटिस के इंटर एटॉमिक गैप से टकराई और फिर नीचे निकल के आई। तो एक एंगल बनाया, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? फाई, और वो होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। दूसरा, ये जो जहाँ पर आके पड़ रही है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन का डिडक्टर बना लिया। डिडक्टर इन सेंस, यहाँ पर हमने एक अमीटर लगाया या गैल्वेनोमीटर लगाया जो करंट की वैल्यू क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। और ये डिडक्टर इस तरीके से ऊपर नीचे रोटेट कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में अलग अलग एंगल पर। तो मतलब फाई क्या होगा हमारा? चेंज करेंगे हम बार बार। और यहाँ पर जो इस सरफेस से और इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ ग्लांसिंग। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों ने डिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि ये एक सिस्टम है, ये स्मॉल गैप है d, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनता था, इस तरीके से आपने बनाया था ये ग्राफ इन दिस वे। तो ये मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला लाते थे 2d साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। इसको हम कहते थे बैक्स लॉ। इसका हम यूज करेंगे इसके अंदर। चलिए, तो ये सिस्टम हमारे पास पूरा पूरा बना। अब समझते हैं क्या होता है कि हमने डिफरेंट हम क्या करा, हमने यहाँ से पोटेंशियल को चेंज करा और अलग अलग वैल्यू क्या निकाली? हमने फाई की निकाली। तो चेक करते हैं। हमने इसके लिए, इसको पढ़ने के लिए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए एक रेडियल ग्राफ बनाया। क्या बनाया? रेडियल ग्राफ। पहले समझते हैं रेडियल ग्राफ क्या होता है। मान लीजिए एक एक्सिस ये ले ली और एक ले ली, हमने अलग अलग एंगल लिए। मान लीजिए यहाँ से 10 डिग्री पे ये निकल के आया इंटेंसिटी इसका, फिर यहाँ से 20 पे ये निकल के आया, 30 पे फिर ये निकल के आया, मान लीजिए 40 पे फिर ये निकल के आया, 50 पे फिर ये निकल के आया। और इन सभी को जब हमने मिलाया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक ग्राफ बना। ये जो ग्राफ है, इस तरीके जो शेप आया है, इस शेप को हम कहते हैं रेडियल ग्राफ। क्या कहते हैं हम लोग? रेडियल ग्राफ। तो हमने रेडियल ग्राफ चूज करा। उसके लिए हमने वोल्ट पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया 40 वोल्ट टू 64 वोल्ट। हमने डिफरेंट 40 वोल्ट से लेकर कितने वोल्ट तक लिया? हमने 64 वोल्ट लिया। उसमें हमारे पास में हमने मान लीजिए 40 वोल्ट पे बनाया, छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, 40 वोल्ट पे बनाया तो ग्राफ कुछ इस शेप में आया।
फिर हमने 48 वोल्ट पे बढ़ाया, ग्राफ इस शेप में आ गया, थोड़ा और बन गया। फिर जैसे ही हमने इस ग्राफ को बनाया कितने पे, 54 वोल्ट पे बनाया, तो हमने देखा ये अलग अलग एंगल पे ये जो हमको शो कर रहा है ये इस तरीके से बन के आया हमारे पास में ग्राफ कुछ। ये सबसे ज़्यादा ये किस पैटर्न को शो कर रहा है, तो देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो कर रहा है। तो इस समय हमें जो हमको वैल्यू मिली वो सबसे ज़्यादा कैसे मिली, हमको एक कॉन्ट्रास्ट वैल्यू मिली। तो कितने मिली हमको, 54 पे। तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं। हमारे लिए किस पे मिली है, 54 वोल्ट पे हमें ग्राफ सबसे ज़्यादा पीक का मिला है और डिफ्रैक्शन पैटर्न को क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है, फ्रिंजेस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट इज एट 54 वोल्ट। और इस समय जो 54 वोल्ट था उस समय एंगल फाई कितना पाया गया, एंड एट दिस वोल्टेज एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज हाउ मच, 50 डिग्री। इस समय एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितनी पाई गई हमारे पास में, 50 डिग्री पाई गई। अब ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल कितना निकल के आया, 50। तो ये बचा हुआ एंगल कितना निकल के आएगा, 25। और ये पूरा एंगल कितना है, 90। ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। और तो 90 किसके बराबर होगा, थीटा प्लस 25 के बराबर। तो हम यहां से ये भी चेक कर सकते हैं, सो थीटा plus 25 is equal to how much, 90. So theta is equal to how much, 65. What is theta? Theta is what, angle of glancing. तो आपके पास एंगल ऑफ ग्लांसिंग भी आ गया और एंगल ऑफ क्या आ गया आपके पास में, स्कैटरिंग भी आ गया। ये क्या है अपने पास में, फाई है। तो जो बैक्स लॉ है, हम उस बैक्स लॉ में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर रहे हैं, हम इन ब्रैक्स लॉ, क्या था ब्रैक्स लॉ, ये था 2d साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा। तो 2d निकल क्रिस्टल के लिए जो d पाया जाता है वो 0.91 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम 0.9 लेते हैं इंटू 10 की पावर -10 इंटू वॉट, साइन ऑफ वॉट, साइन हाउ मच एंगल इज दिस, 65 डिग्री। When you will solve this, it is found to be 1.65 angstrom lambda. अब डी ब्रॉगली के हिसाब से, हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली की क्या थी भाई हमारे पास में, तो डी ब्रॉगली साहब ने अपने को ये दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से लैम्डा कितना था, लैम्डा था 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। तो 1.227 अपॉन अंडर रूट वी कितना है हमारे पास में, वोल्टेज कितने पे हुआ है ये सब कुछ, 54 डिग्री पे हुआ है। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहां से लैम्डा आ गया 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये तो थ्योरी थी, ये क्या था, ये थ्योरी है। दिस इज व्हाट, दिस इज theoretical value and this is what, this is experimental value. Both the values are what, almost सेम। तो थ्योरी की वैल्यू देखिए और एक्सपेरिमेंट की वैल्यू देखिए, दो की दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम है। तो इससे इस चीज को हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली प्रूफ कर दिया जो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी थी। तो ये हमारा क्या है, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। तो आपको ये करना